हेलो गाइज, वंस अगेन आपका स्वागत है बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है एनआईसीएल असिस्टेंट के मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मेंस का पैटर्न जो है वो नया पैटर्न पड़े, क्योंकि जो नॉर्मली जो बैंक एग्जाम के पैटर्न होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो खासली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो प्रीलिम का वीडियो पोस्ट किया उसमें कई सारे लोगों ने उसमें व्यू अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। उसमें आपने देख लिया होगा कि प्रीलिम आपको कैसे क्लियर करना है, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है मेंस एग्जाम पर डिपेंड करता है, क्योंकि दो ही लेवल एग्जाम है और जो लोग बाहर के स्टेट से भर रहे हैं, जो अदर स्टेट से भर रहे हैं, उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए लास्ट स्टेप में आना पड़ेगा। लेकिन मेनली अगर देखो तो प्रीलिम और मेंस ही दो स्टेप ही आपके एग्जाम के लिए है। और इसके लिए टोटल 999 साढ़े नौ सौ लगभग फॉर्म वैकेंसी है। इसमें 950 प्लस जो है वैकेंसी है, 984 के लगभग शायद वैकेंसी है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बैंक फॉर सक्सेस का। उस ग्रुप में जो है आपको डेली एक्टिविटी के लिए नहीं है वो ग्रुप, लेकिन आपको मैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स वगैरह उसमें पोस्ट करता रहूंगा। और जो हमारे वीडियो होते हैं, जो हम लोगों के इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो उसका चैनल में उस चैनल का वीडियो जो है डायरेक्ट उस लिंक में वहाँ पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप उसी टाइम पर उस वीडियो को देख लें, आपसे कोई वीडियो स्किप ना हो जाए। ओके, और उसके अलावा आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो पोस्ट करें आपको उसी टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को उसी टाइम पर देख लें। गलती से यहाँ पर GROP लिखा गया है, यू मिसिंग है, इसलिए इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो है एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि कैसे क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, कहाँ से कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किस टॉपिक से, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। इस एग्जाम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है वो समझाऊंगा। उसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद आपको बुक्स कौन से फॉलो करने हैं, कौन से स्टडी मटेरियल आपको कौन से वेबसाइट से मिलेगा, अवेलेबल है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए उस कट ऑफ के हिसाब से रिलेटिवली, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेंस एग्जाम का अगर पैटर्न देखो तो यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे गए हैं। मतलब इवन कंप्यूटर सेक्शन से भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सेक्शन में 50-50 मार्क्स डिवाइडेड है। मतलब टोटल 200, जो नॉर्मली हम लोग बैंक एग्जाम देते हैं वो 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर 50 मार्क्स ज्यादा है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 50 मार्क्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन से 10-10 नंबर ज्यादा हो गया है। 40 की जगह यहाँ 50 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 40 की जगह 50 हो गए हैं, 40 की जगह यहाँ भी 50 हो गए हैं लगभग। जो नॉर्मली आप देखो तो यहाँ पर क्या होता था, जो नॉर्मल बैंक एग्जाम होता है वो यहाँ पर सिर्फ 50-50 होता था, ये 40-40 होते थे और ये 20 होता था। लेकिन इस एग्जाम में हर सेक्शन को 50-50 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं एक तरह से, जैसे ही 250 मार्क्स का हुआ तो स्कोरिंग अगर देखें तो ये एक हाई स्कोरिंग एग्जाम हो सकता है। अगर मेरा माना जाए तो मुझे लगता है कि 50-50 चांस है कि ये एक हाई स्कोरिंग एग्जाम होगा। या अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो फिर ये 150, 130, 140 के लगभग फिर भी चला जाएगा। 130 प्लस या 140 प्लस आपको रखना पड़ेगा आपके सिलेक्शन के लिए। आपको जो नंबर जो आना चाहिए आपको इतना रहना पड़ेगा अगर पेपर का लेवल हाई जाता है। अगर मीडियम रहता है या इजी रहता है तो फिर ये 200 प्लस वाला इसका एग्जाम होगा। जैसे आप बात करें 2015 में, जो 2016 में जो LIC का एग्जाम हुआ था वो इसी तरह का था। उसमें शायद 200 या 300 300 मार्क्स का एग्जाम था वो, और एक तरह से हाई स्कोरिंग इंश्योरेंस लेवल का वो भी एग्जाम था। वो पेपर इजी आ गया तो एक तरह से वो हाई स्कोरिंग हो गया, 261 250 के लगभग जो है उसका फाइनल कट ऑफ चला गया। उस बेसिस पर देखें तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। या दूसरा अगर देखें तो जैसे इस बार का IBPS क्लर्क हुआ तो उसमें आप देखो तो 100 भी कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना पेपर का लेवल इतना अच्छा हो गया था। तो अगर उस तरह का पेपर रहा तो फिर आपको 140 130 के लगभग से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर LIC लेवल का एग्जाम रहा तो फिर आपको 200 के लगभग कट ऑफ जा सकता है। ओके, अब आपको यहाँ पर 200 नंबर स्कोर कहाँ से करना है। अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, आपको स्कोर कहाँ से करना है, तो स्कोर आपका ये दोनों सेक्शन से होगा, ये तीनों सेक्शन से।
जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज। ये तीनों सेक्शन आपको स्कोर कराएगा, क्योंकि 150 मार्क का ये स्कोर एग्जाम है। और 150 मार्क्स में आप जो लोग अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं वो 100 प्लस 120 प्लस के लगभग स्कोर कर लेंगे, और उनका ही सिलेक्शन होगा, उनका ही सिलेक्शन का चांस ज्यादा होगा। ओके, जो दोस्तों मैंने रिसेंट एग्जाम के ट्रेंड्स देखे हैं, जो नॉर्मली जो अभी आरबी असिस्टेंट का जो एग्जाम निकला, सबका जो मैं रिजल्ट का जो मैं देख रहा हूँ, तो सिलेक्शन जो मैंने देखा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका अगर मैंने देखा, उनके ही सिलेक्शन हो रहे हैं जो लोग कंप्यूटर नॉलेज पर ज़्यादा, जैसे 20 में से 16 नंबर स्कोर कर ले रहे हैं, जो हिंदी में ज़्यादा, जिन्होंने 30 प्लस 35 प्लस स्कोर कर लिया है, जिन लोगों ने जनरल अवेयरनेस में 35 प्लस के लगभग या उसका 30 प्लस स्कोर किया है, उनके सिलेक्शन जो है मैंने देखे कि मोस्टली वही बच्चे हैं जिनका इन सेक्शन में ज़्यादा स्कोर था, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और जो रीजनिंग और क्वांट में से एक सेक्शन में 40 प्लस चले गए हैं, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है। आपको भी इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए यही कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, हर सेक्शन का सिलेबस क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है हर सेक्शन को। अगर सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जनरली हर एग्जाम में, मेंस एग्जाम में होता है। यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो बार ग्राफ से हो, पाई चार्ट से। मोस्टली पाई चार्ट एक पूछा ही जाता है, टेबल या लाइन ग्राफ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन चारों सेक्शन को। उसके बाद आपको नंबर सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और अप्रोक्सीमेशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जनरली अगर बात करें तो यहाँ से आपका हो जाता है 25 मार्क्स, 40 में से 25 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं। और यही सेक्शन रहते हैं जो 25 मार्क्स आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका अरिथमेटिक सेक्शन, दो भाग में डिवाइडेड होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन एक साथ। इसको डीआई रख लेते हैं, डीआई का पार्ट्स मान लेते हैं, डीआई स्लैश अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक सेक्शन को नॉर्मली हम लोग मिसलेनियस सेक्शन भी बोलते हैं। ओके, ये सेक्शन जो है ये आपको 15 मार्क्स का कवर होता है। जब 40 मार्क्स का पेपर रहेगा तो ये 15 मार्क्स का रहेगा। जब 50 जब सॉरी जब 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स नहीं 40 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो वहां पर अरिथमेटिक सेक्शन 15 मार्क्स का रहता है। लेकिन जैसे ही अरिथमेटिक, अगर क्वांट जो है 50 क्वेश्चन रहते हैं क्वांट में, उस टाइम पर क्या होता है, ये सेक्शन जो है ये 20 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा कि 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक से होंगे, और डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन से 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर होंगे। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ये ऊपर वाले जो 4 टॉपिक हैं इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये ज्यादा नंबर जो आपको कवर करा सकता है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अरिथमेटिक सेक्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि 15 मार्क्स वहां भी हैं। आपको 8 से 10 मार्क्स जो है वहां से भी अगर आप स्कोर कर लेते हो, इवन 8 मार्क्स भी चलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस जो है ये भी 2 से 3 भाग में डिवाइडेड होता है। अगर बात करें, यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकता है, या तो आपको ओल्ड पैटर्न पर पूछ सकता है, या आपको नए पैटर्न पर मेंस एग्जाम हो सकता है। ओके, अगर नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए अगर ओल्ड पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया, दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। अगर ओल्ड पैटर्न पर पूछा गया तो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। अगर न्यू पैटर्न में पूछा गया तो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का रहेगा। अगर ओल्ड पैटर्न पूछा गया तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 5 मार्क्स का, आपको पारा जंबल रहेगा 5 मार्क्स का, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा 5 मार्क्स का, या ये 10 मार्क्स का भी हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस डिवाइडेड है। हमको आपको 5 मार्क्स के एरर करेक्शन हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। या ये 15 मार्क्स को 20 मार्क्स का दो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10-10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। इस तरह से कुछ सिलेबस डिवाइडेड हो सकता है अगर ओल्ड पैटर्न पर पूछा गया तो। अगर मान लीजिए नए पैटर्न पर पूछा गया क्वेश्चन, तो नए पैटर्न पर जैसे पूछा गया तो फिर आपको 15 मार्क्स का होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उस कंडीशन पर भी आरसी जो है वो 15 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद चेंज क्या होगा, आपको यहाँ पर 5 मार्क्स का पैराग्राफ कंप्लीशन पूछा सकता है, 5 मार्क्स का आपको सेंटेंस करेक्शन पूछा सकता है, 5 मार्क्स का आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा सकता है, 5 मार्क्स का आपको पारा जंबल पूछा सकता है। मैं यहाँ पर जो है क्लोज टेस्ट और एरर करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपको प्रीलिम एग्जाम में ये जो है नए पैटर्न वाले रेशियो में अगर हुए तो 10-10 वाले पैटर्न में होंगे, 10
क्लोज टेस्ट, 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 10 एरर करेक्शन। जब ये पूछ लिया जाता है तो क्लोज टेस्ट और एरर करेक्शन को मेंस एग्जाम से हटा दिया जाता है। ओके, और नए पैटर्न अगर नए पैटर्न देखें तो नए पैटर्न जो है वो पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस एक्सक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों इसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे चैनल पर, आप एक बार देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है इस तरह के क्वेश्चंस का। वर्ड चॉइस, वर्ड अगर जैसे वोकेबलरी बेस्ड अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इस तरह के कुछ बन सकते हैं। दोस्तों वोकेबलरी को इग्नोर मत कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए वोकेबलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ना, वोकेबलरी याद करना, स्पीड मैथ सॉल्व करना, ये सारी चीजें जनरल चीजें होती है जो आपको हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है और आपको वो करना भी चाहिए, फॉलो करना भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन में अगर देखो तो रीजनिंग सेक्शन के लिए है यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क्स के होंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स है कि 10 मार्क्स का पूछा ही जाएगा। ओके, और ये पजल जो है ये 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स का पूछा ही जाएगा। ओके, तो टोटल अगर 40 मार्क्स में देखें तो 20 मार्क्स का आपको 15 से लेकर 20 मार्क्स जो है वो पजल सेक्शन से होगा। 15 to 20 मार्क्स जो है आप कह सकते हैं कि पजल सेक्शन से है। ओके, अब पजल सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको लीनियर और सर्कुलर दोनों पूछा जाएगा। ओके, जब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा तो उसमें जो आपको सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली आजकल वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर इसकी बात करें जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें भी सम फेसिंग इनवर्ड, सम फेसिंग आउटवर्ड वाले क्वेश्चन जो है वो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पैरामीटर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखे हैं 2-3, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉल्व कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस का। सिलोगिज्म आपको समझना पड़ेगा। सिलोगिज्म जो है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट आपको पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं, ये अल्फाबेटिक टेस्ट होते हैं। ये इस तरह से होता है कि आपको दे दिया गया है n@5, n@5, इस तरह के 5-6 जो है कब सीरीज में आपको दे दिए गए और उस बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंतर्गत आते हैं और इस तरह के जनरली क्वेश्चंस असिस्टेंट लेवल पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको रैंकिंग, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो है वो एक तरह से मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो कि पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको कोडेड इनइक्वालिटी वो प्रिपेयर करना है, ये तो जरूरी है। और दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप ब्लड रिलेशन भी, कोडेड ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस कीजिए। उसके डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाता है, जो एमबीबीएस क्लर्क लेवल का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ भी है कि यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन की। कंप्यूटर अवेयरनेस में देखो यहाँ पर 2 से 3 भाग होते हैं। आप इस पार्ट को डिवाइड कर सकते हो 2 से 3 भाग में। एक तो फंडामेंटल जो होते हैं कंप्यूटर के, जो पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गए या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे इनपुट आउटपुट वाले चीजें हो गई, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक चीजें होती है कंप्यूटर की, उसको डिवाइड कर सकते हो। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड इट्स मैपिंग, ये सारा चीज जो है एक तरह से फंडामेंटल आ जाता है। ओके, तो पहला पार्ट आप इसको बना सकते हैं, एक पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है इंटरनेट के बारे में, आपको समझना पड़ेगा उसकी, या इंटरनेट हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। कंप्यूटर नेटवर्क से भी आजकल कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क आपको हो गए, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया ये एमएस ऑफिस का, जो है शॉर्टकट वगैरह जो पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से, या उसके मेन्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हो गए। या आपको कंप्यूटर शॉर्टकट के क्वेश्चंस हो गए, ये एक तरह से तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट हो जाता है लॉजिकल क्वेश्चंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोबोल और फोर्ट्रन वगैरह पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आजकल, वो क्वेश्चंस हो गए। या सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन जो है आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से 4 भाग में आप डिवाइड कर सकते हो कंप्यूटर अवेयरनेस को। और आपको हर सेक्शन को प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार जो है यहाँ से 20 मार्क्स नहीं है, यहाँ पर 30 मार्क्स ज्यादा है, प्लस 30 मार्क्स कर दीजिए, यहाँ पर 30 मार्क्स ज्यादा है। और ये 30 में से आपको 30 अगर आप स्कोर करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 30 है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल यहाँ पर आपको ट्राई करना पड़ेगा 40 to 45 जाने का आपको सिलेक्शन के लिए, ये जरूरी है, क्योंकि ये सेक्शन को टफ नहीं किया सकता है, इसका आप प्रिपेयर कर सकते हो मैक्सिमम लेवल तक। ओके,
अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की। दोस्तों इसका जो है करंट अफेयर्स का अगर आप सिलेबस देखें तो यही सिलेबस है। आपको 6 मंथ का ये सारा कुछ पता होना चाहिए। आपको नेशनल, करंट, इंटरनेशनल, न्यू अपॉइंटमेंट, ऑर्बिट्री, सब कुछ आपको 6 महीने तक का पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की। स्टैटिक अवेयरनेस का सेम सिलेबस है। ये 16 से 17 टॉपिक्स हैं। ये आपको हर्राफ होने चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी, एक ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगर आपने मान लो नेशनल जो है, नेशनल पार्क आपने 100 याद किए और जो 10-15 बच गए थे उसको आपने छोड़ दिए। मान लो जो 100 याद किया उसमें से एक भी नहीं पूछा, जो 15 आपने याद नहीं किया उसमें से एक पूछ लिया गया। पूछा जाना एक ही क्वेश्चन है। नेशनल अवेयरनेस, नेशनल पार्क से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और वो दोनों 15 से ही पूछ लिया गया, तो क्या फायदा फिर 100 याद करने का? पूरा मेहनत बेकार हो गया। इसलिए 115 के 115 याद कर जाइए। जब 100 याद ही किया तो 15 जो बचे उसको भी याद कर लीजिए आप। इसलिए कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करें, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, थोड़ा इस एग्जाम में इंश्योरेंस की बात ज्यादा की जाएगी, तो ये सेक्शन का जो है अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक है। क्योंकि एक तरह से ये ब्रॉड एरिया हो गया, एक तरह से अच्छा खासा इसमें से कवर होने वाला है। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रहने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि 15 से 17 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इस सेक्शन से। और अगर आप मार्क्स की बात करें तो ये जो है 25 मार्क्स के लगभग, 25 to 30 मार्क्स ये सेक्शन कवर कर सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस बस। तो जरूरी है कि इसको एक अलग वीडियो बना के समझाने की जरूरत है, आपको पूरा का पूरा समझने की जरूरत है। ओके दोस्तों, ये तो था पूरा का पूरा आपको समझाया। अब बात कर लेते हैं एक बार, जो शुरुआत में जो मैंने बोला था कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बात बताऊंगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर आप बात करें टाइम मैनेजमेंट करने की बात करें, तो रीजनिंग सेक्शन जो है, ये सेक्शन आपको, ये दोनों सेक्शन आपको 35 मिनट ले लेता है। अगर 30 मिनट तो भी चलेगा। लेकिन एक सेक्शन को, अगर आप, जो सेक्शन आपका जैसे रीजनिंग थोड़ा अच्छा नहीं है आपका, आप इसको 30 मिनट दीजिए। और ये सेक्शन आपका अच्छा है तो इसको 40 मिनट दीजिए। सेम वाइस वर्सा, अपोजिट कंडीशन चलेगा। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक नहीं है, उसको 30 मिनट दीजिए और जितना बन पाता है उससे आप मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका फिर अगर रीजनिंग सही है तो रीजनिंग में 40 मिनट दीजिए और सब क्वेश्चन जितने भी 35-37 क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ओके, बच गए। उसके बाद 70 मिनट के बाद आपके पास आते हैं 50 मिनट। चूंकि कंप्यूटर अवेयरनेस से 10-40 क्वेश्चन है तो ये सेक्शन आपका 10 to 12 मिनट ले सकता है। ओके, उसे ज्यादा मत दीजिए सेक्शन को, जरूरी नहीं है। इंग्लिश अवेयरनेस आपको 20 to 25 मिनट ले सकता है, मुश्किल नहीं है, लेना चाहिए इसको। इस सेक्शन को 25 मिनट आपका ले सकता है, तो 25 मिनट इसको आप दे सकते हो, 20-25 मिनट। उसके बाद आपको 10 से 12 मिनट इस सेक्शन में भी लग सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको कुछ टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इस सेक्शन में टाइम जो है कम पड़ रहा है, फिर आपको जो है इस सेक्शन में आपको पहले ये जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मॉक सॉल्व करके। ये आपका तब डिसाइड होगा, सब लोग, कई लोगों के लिए वेरी करेगा। कुछ लोगों के लिए जो है इस जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को उनके खुद स्ट्रेटेजी जरूरी होगी, टाइम मैनेजमेंट। तो वो आपको कहाँ से आएगा? आपको मॉक पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। दोस्तों हर रोज एक मॉक पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो नेसेसरी है। ओके, इस तरह से कुछ आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा जो आपको खुद का स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या मेंस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करने वाला है। अगर बुक की बात करें तो क्वांट के लिए आपको, क्वांट की बुक के लिए आपको एक तरह से फॉलो कर सकते हैं आर एस अग्रवाल या एम टेरा की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, वो जरूरी है, आर एस अग्रवाल या एम टेरा की बुक फॉलो कीजिए। जब डीआई की बात करें तो के कुंदन सर की डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक आती है, वो उसको आप फॉलो कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो बुक एक तरह से बेसिक बुक है, वो समझ में आएगा आपको। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी आप आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सारा कुछ सॉल्व कर जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में आपको पजल के लिए जो है वो के कुंदन की बुक आती है, पजल की बुक आती है, 90-95 रुपए की बुक होती है, वो आप जो है सॉल्व कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा के कुंदन की बीएससी पब्लिकेशन की जो है रीजनिंग की बुक आती है, या आप आर एस अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें,
कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी आप बीएससी पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं, या ढेर सारे मटेरियल जो स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है। मेरे ब्लॉग पर भी ढेर सारे पीडीएफ अवेलेबल है, बैंक फॉर सक्सेस के ब्लॉग पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ था आपको स्टडी मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेंगे ये सारा